हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफ़ेस में देख पा रहे हैं, कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। जी हाँ, हम आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों को लाइन टू लाइन अध्यायवार पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 की जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा पढ़ेंगे। इस पाठ्यपुस्तक की अब तक हमने बात करें तो अब तक 5 अध्याय कवर कर लिए हैं। आज का जो न्यू टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम अध्याय नंबर 6, राजस्थान का एकीकरण। इसके अंदर मत्स्य संघ का निर्माण पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का राजस्थान संघ का निर्माण, मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय, वर्ध राजस्थान का निर्माण, मत्स्य संघ का विलय, सिरोही का प्रश्न और अजमेर का विलय। आपके कंटेंट के अनुसार आप अगर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने इस सेशन में कक्षा 6 का, कक्षा 7 का और कक्षा 8 का राजस्थान अध्ययन का लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। आप भी अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन। लाइन टू लाइन कहने का मतलब ये बनता है क्योंकि अभी तक राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उसका जो अपग्रेड सिस्टम आया है, यानी बदलता हुआ पैटर्न, उसके अनुसार राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं और वो भी लाइन टू लाइन। आपने पिछले कुछ एग्जामों में देखा होगा, पेज वाइज और लाइन टू लाइन अध्यायवार प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी शब्द को चेकआउट न किए हुए, यानी बिल्कुल एक शब्द भी चेंज नहीं करते हुए प्रश्न हर अध्याय से लाइन टू लाइन उठाए जा रहे हैं। तो इसी थीम को हमने भी अपग्रेड किया है और हम भी आप तक लाइन टू लाइन कंटेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है। तो पहले आप सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर अपनी उंगली दबाइएगा ताकि हमें भी इस तरह से प्रोत्साहन मिले। आपका प्रोत्साहन हमेशा हमें इस बात का अग्रणी रहेंगे कि आपने हमें इतना सहयोग किया और आप हमारे साथ एक परिवार के रूप में जुड़े हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके करके रखें। तो चलते आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। आज का जो अध्याय है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ा था, वो भी लाइन टू लाइन। आज भी हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 1946 में जब यह स्पष्ट प्रतीत हो कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस समय राजस्थान में जब राजस्थान का एकीकरण होने वाला था, यानी शुरुआत हो रही थी, तो उसमें राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा था। प्रश्न पहले ही बन गया कि जब राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत के समय राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अत्यंत विभिन्न रियासतों में बंटे राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 की बात है, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था, जिसने महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा थे। 25 और 26 जून 1946 की बात है। 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा, इन 3 राज्यों के राजाओं को एक सम्मेलन के रूप में वहाँ इकट्ठा किया गया उदयपुर में।
इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। प्रश्न बन सकता है, क्योंकि लाइन टू लाइन प्रश्न बनेगा तो प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। कथनीय प्रश्न बन सकता है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, इसके बारे में भी। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने प्रसिद्ध संविधानवेत्ता की एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। किसने? संविधानवेत्ता के एम मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आयोजित किया। वो 25 और 26 जून का था और ये 23 जून 1947 का है। वो 1946 की बात थी, ये 1947 की बात है। फिर वापस उदयपुर में एक सम्मेलन हुआ। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें तो प्रांतों के समकक्ष नहीं है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराणा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर टीवी कृष्णाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। किसके कहने पर? जयपुर के महाराजा मानसिंह के कहने पर। और किसने? दीवान सर टीवी कृष्णाचारी ने। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक संघ ऐसा बनाओ जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस अकादमी, विषय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास रहें। उन्होंने इस सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाएं। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचते ही समाप्त हो गया। इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब पढ़ते हैं मत्स्य संघ का निर्माण कैसे हुआ। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से बच नहीं सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही कि अलवर में दंगे भड़कने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वदा निकम्मा साबित हुआ है। इसके पहले कि भारत सरकार इस कानून में कोई कदम उठाए, इस संबंध में कोई कदम उठाए, वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। प्रथम चरण 18 मार्च 1948। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। प्रथम चरण है। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तारीख 18 मार्च 1900। एकीकरण की शुरुआत यहीं से हुई थी, 18 मार्च 1948 की हुई थी। प्रश्न बनता है कि राजस्थान में एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 की। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? ये देखिए, ये राजस्थान का नक्शा दिया हुआ है, मानचित्र, और उसमें ये जो पूर्वी क्षेत्र है ना, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, वहां की कौन कौन सी रियासतें? मत्स्य संघ के अंदर अलवर थी। इसके बाद बात करें अलवर, इसके बाद में भरतपुर, इसके बाद में धौलपुर और इसके बाद में करौली। ये 4 रियासतें थी जो मत्स्य संघ के अंतर्गत आती थी। और एक ठिकाना था जो कि अलवर के अंदर था। कौन सा? नीमराणा ठिकाना। राजस्थान में आपने ऊपर पढ़ा कि 3 ठिकाने थी, ठीक है। उन 3 ठिकानों में से नीमराणा ठिकाना वो मत्स्य संघ में शामिल हो चुका था। तो इसमें 4 रियासतें, एक ठिकाना। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ। अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं मत्स्य संघ के बारे में। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार का निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने में योग्य नहीं थी। अतः
इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। याद रखना कौन कौन सी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक नीमराना ठिकाना। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री, प्रश्न यहां से बनता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? भारत सरकार के मंत्री एबी एन बी गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया था। इस नए राज्य का उद्घाटन, प्रश्न बनता है नए राज्य का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को हुआ था। संघ के राज प्रमुख धौलपुर को बनाया गया और उप राज प्रमुख महाराजा करौली को बनाया गया। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न तो यह है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.बी. गाडगिल। कब किया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया था? 17 मार्च 1948 को। संघ के राज प्रमुख कौन थे? महाराजा धौलपुर। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख कौन थे? महाराजा करौली। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम कुमावत। तो यहां से प्रश्न देखिए कितने बन रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर लाइन टू लाइन पढ़ने का औचित्य आपने देख भी लिया होगा कि लाइन टू लाइन चीजें पढ़ते हैं तो कितना ज्यादा हमारे लिए सरल रहता है, चीजें क्लियर हो जाती है, कंटेंट हमारा क्लियर हो जाता है और आपका वहां पे प्रश्न गलत होने के चांसेस शून्य हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं राजस्थान संघ का निर्माण। रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य की निर्माण का प्रस्ताव रखा। कितनी रियासतें थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा। कब की बात थी? 3 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं हुए। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के नए शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आया। राजस्थान संघ में मेवाड़ शामिल नहीं था, ये ध्यान रख लेना। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेट यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बांसवाड़ा के महाराज चंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने विलय पत्र पर यह कहते हुए हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसने बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। आप अगर राजस्थान जीके से संबंधित रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपने देखा भी होगा कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान किस रियासत के महारावल ने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। अब ऊपर जो चीजें थी ना, मेवाड़ में राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय था। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग को इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में ही था। रियासती विभाग ने यह नीति बनाया दी कि किसी भी रियासत में शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवियस नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियस की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियस, 5 लाख वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख अपने वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए देना स्वीकार कर लिया। और रियासती विभाग ने, जो महाराणा थे ना, उसने तो 20 लाख की मांग की थी, लेकिन उन्होंने उन 20 लाख को कितने भागों में तोड़ दिया, आप पढ़ रहे हैं।
उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का जन्म राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। कोटा में राजस्थान संघ का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को ही मिल गई। अतः वीबी मेनन ने महाराणा कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराणा कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं। अतः समारोह निर्धारित तारीख को ही संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराणा कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एनवी गाडगिल, जो कि पहले भी उद्घाटन कर चुके थे, ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। कब? 25 मार्च को। उन्होंने महाराणा कोटा को राज प्रमुख और गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बना दिया। ये प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो कोटा महारावल थे ना, उनको राज प्रमुख बनाया गया। गोकुललाल असावा तो वो क्या थे? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग के राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया गया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराणा भोपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण करने की चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राजस्थान राज्य का उद्घाटन करने उदयपुर पहुंचे। ये प्रश्न भी बनेगा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? पंडित नेहरू ने। कहा? उदयपुर में। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वो और सर राम मूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह ले सकते हैं। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपने इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्मा जी थे, माणिक्यलाल जी वर्मा। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व व उसके तपाए सहयोगों को जाता है। इसमें परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों में शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। वर्ध राजस्थान का निर्माण हमने पढ़ा। संयुक्त राजस्थान का निर्माण, इसके बाद पढ़ रहे हैं वर्ध राजस्थान का निर्माण। वर्ध राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वर्ध राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतें थी जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। अब देखिए वर्ध राजस्थान में ये प्रश्न बना जाएगा, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर उनको कब शामिल किया गया? क्योंकि ये बड़ी रियासतें थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। और सबसे बड़ी रियासत थी वो मारवाड़, जिसे जोधपुर रियासत कहते हैं। सबसे नवीनतम रियासत ये शाहपुरा थी। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा साथ में। किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय रहता था। वे रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग भी थी, जिसके विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वर्ध राजस्थान में शामिल करना चाहता था।
दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीवी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वर्ध राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अंततः कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मानने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना में विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराणा स्वाभिमान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाए जाए। तो महाराजा स्वाभिमान सिंह क्या थे? राज प्रमुख बनाए गए। और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख को सम्मानित पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति जिसे कहते हैं पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। किसने? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर की को राजधानी बनाया गया था। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों को महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर की सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। किसने? सत्यनारायण राव समिति ने। यह प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। हाई कोर्ट जोधपुर को बनाया गया। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर तो राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। हाईकोर्ट राजस्थान का जो जोधपुर रखा गया था। शिक्षा विभाग बीकानेर रखा गया था। और खनिज और कस्टम विभाग है और एक्साइज विभाग कहाँ रखा गया? उदयपुर में। वन और सरकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान सरकार द्वारा वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री को वर्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, याद रख लेना। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गोहिल, सिसोदिया, जैसलमेर के बाटी, जयपुर के कछवा और बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में से एक थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राजप्रमुख का नवसर्जित पद था। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण राजस्थान संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप इस चीज़ों को कंटेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और इसी का पार्ट नंबर 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।